हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज़। और चलिए शुरू करते हैं। अभी हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का, विच इज़ व्हाट चैप्टर 20 लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो चलिए क्विकली स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। स्टार्ट करने से पहले लोकोमोशन का मतलब आपको समझ में होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय लोकोमोशन। देखिए मूवमेंट क्या है, इसमें ना प्लेसेस चेंज नहीं हो रही है। राइट नाउ इफ़ आई एम मूविंग दीज हैंड्स, दीज आर कॉल्ड मूवमेंट्स। बट इफ़ आई एम चेंजिंग माई प्लेस, जैसे कि आप केमिस्ट्री में या फिजिक्स में आप पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट, है ना, कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे आप चले जा रहे हो, आपकी लोकेशन चेंज हो रही है, दैट इज़ कॉल्ड लोकोमोशन। ओके, तो ये दो वर्ड आपको एकदम क्लियर होने चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सो मूवमेंट इज़ वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ लिविंग बीइंग, क्योंकि लिविंग बीइंग अगर होगा तो वो मूवमेंट शो करेगा। Animals and plant exhibit a wide range of movement. String of protoplasm in the unicellular organism like amoeba is a simple form of movement. उसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग जिसको बोलते हैं, कि अमीबा के अंदर जो पूरा साइटोप्लाज्म है वो पूरा स्ट्रीमिंग की तरह, मतलब स्ट्रीम की तरह बहता रहता है, आगे फ्लो होता रहता है, और अमीबा की शेप भी चेंज होती है एंड मूवमेंट भी वो इस तरह से करता है। सो मूवमेंट ऑफ सीलिया, फ्लैजिला एंड टेंटिकल्स आर शोन बाय मैनी ऑर्गेनिज्म। जिनके पास ये होता है वो ऐसे शो करते हैं। ह्यूमन बीइंग कैन मूव लिम्स, जॉज, आईलिड्स, टंग. Some of the movements results in change of place or location. Such voluntary movements are called locomotion, as I told you, right? So walking, running, climbing, flying, swimming, all are some form of locomotory movements. Locomotory structures need not to be different from those affecting other type of movement, है ना। ज़रूरी नहीं है कि अगर लोकोमोशन करना है तो वो स्ट्रक्चर डिफर होनी चाहिए, और मूवमेंट वाली स्ट्रक्चर यानी कि मतलब क्या, मेरे लेग्स जो है वो मूवमेंट भी शो करे और मेरे लेग्स लोकोमोशन में भी यूज़ हो रहे हैं, तो स्ट्रक्चर डिफर होने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल लाइक इन पैरामीशियम, सीलिया हेल्प इन मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू साइटोफैरिंग्स, राइट। ओके, सीलिया फूड के मूवमेंट को हेल्प करते हैं और लोकोमोशन में भी रोल प्ले करते हैं, सीलिया की वजह से वो लोकोमोशन भी करता है। हाइड्रा कैन यूज इट्स टेंटिकल फॉर कैप्चरिंग इट्स प्रे, राइट, एंड ऑल्सो यूज देम फॉर लोकोमोशन एज वेल। तो समझ आया कि सेम ही स्ट्रक्चर दोनों फंक्शन परफॉर्म कर सकती है। वी यूज लिम्स फॉर चेंज इन बॉडी पॉस्चर एंड लोकोमोशन एज वेल. The above observation suggests that movement and locomotion cannot be studied separately. The two may be linked by stating that all locomotions are movements, but all movements are not locomotion. ये लाइन समझ में आई? देखिए, मैं अगर मूवमेंट कर रही हूँ बट इसमें मेरी मूवमेंट हो रही है, आई एम नॉट चेंजिंग द लोकेशन, तो ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन, है ना। बट ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट, क्योंकि लोकोमोशन के लिए मुझे मेरे लिम्स को हिलाना है, मेरे लिम्स को मुझे हम चल के जाएंगे, वी विल चेंज द लोकेशन, तो मेरे लिम्स मूवमेंट शो तो करेंगे ही। यानी जितने भी लोकोमोशन हो रहा है उसमें मूवमेंट तो डेफिनेटली इंक्लूड होती है, बट हर मूवमेंट में लोकोमोशन हो इट इज़ नॉट नेसेसरी। राइट नाउ इफ आई एम शोइंग द मूवमेंट, am I doing the locomotion? No, I am not doing locomotion. So method of locomotion performed by animal vary with their habitat and the demand of situation. So however locomotion is generally for search of food. किस लिए किया जाता है search of food में? Shelter, mating, suitable breeding ground, favorable climatic condition or to escape from the enemies or predator, जिसमें हम क्या करते हैं, अपनी लोकेशन को चेंज करते हैं। ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं कौन कौन सी मूवमेंट होती है। Cell of the human body exhibit three main type of movement, which is called amoeboid, ciliary and muscular movement. बात करते हैं, पहला ले लेते हैं। Now, some specialized cells in our body like macrophages and leukocytes in blood exhibit amoeboid movement. Amoeboid जो word है ना, कहीं भी आता है यानी कि क्या, irregular, यानी कि irregular, आप मैं आगे लिख देती हूँ irregular shape, कि उनकी शेप जो है वो चेंज होती रहती है। तो मैक्रोफाजेस दे आर इरेगुलर इन शेप, ल्यूकोसाइट्स मतलब की बात कर रहे हैं WBCs की, दे आर ऑल्सो इरेगुलर इन शेप. So it is affected by the pseudopodia formation by the streaming of protoplasm as in amoeba. अमीबा में भी यही होता है। तो स्यूडोपोडिया तो आपको मालूम ही होगा, लाइक इस तरह का। तो यहाँ पे ये कुछ चीज़ बाहर के फॉरेन पैथोजन को ग्रैब करते हैं, अंदर लेते हैं। तो स्यूडोपोडिया यानी फॉल्स फीट बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं? साइटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग। साइटोप्लाज्म अगर इस तरफ में, इस डायरेक्शन में ज़्यादा जाएगा तो ये वाली सेल यहाँ पे ज़्यादा आ जाएगी, क्योंकि ये इरेगुलर शेप है, एक फिक्स शेप तो है नहीं, राइट। So cytoskeletal element like microfibrils are also involved in amoeboid movement. ये भी हेल्प करते हैं, ये कुछ माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होते हैं, ये भी हेल्प करते हैं अमीबॉइड मूवमेंट में।
याद रहेगा ये वाला। तो ये तो हो गई आपकी शुरू शुरू वाली, कौन सी होगी, अमीबॉइड मूवमेंट, जिसमें क्या होता है स्यूडोपोडिया, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के थ्रू स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है, उसके थ्रू वो मूवमेंट शो करते हैं। सेकेंड वाली आपकी आ गई विच इज़ द सीलियरी, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ दिस इज द फर्स्ट वन, और चाहो तो मैं इसको रेड लाइन से मार्क कर देती हूँ, दिस इज द अमीबॉइड एंड सेकेंड वन इज योर सीलियरी मूवमेंट, है ना। ना अकर्स इन मोस्ट ऑफ आर इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन, ये याद रखना, जितने भी हमारे ट्यूब्यूलर और ट्यूब शेप के ऑर्गन है, लाइक एलिमेंट्री कैनाल हो गई, राइट, विच आर लाइन बाय द सीलिएटेड एपिथेलियम, ओके, जैसे कि फेलोपियन ट्यूब हुआ फीमेल में। सो द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ सीलिया इन द ट्रैकिया हेल्प अस, जैसे कि ट्रैकिया मतलब लाइक बिकॉज एलिमेंट्री कैनाल की अगर बात करेंगे तो वहाँ पे तो पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट होगा, क्योंकि वहाँ पे मस्कुलर मूवमेंट होगा, आई एम सॉरी, वहाँ मस्कुलर मूवमेंट मैं बात करूँगी। ट्रैकिया में जो सीलिया होता है वो ये वाला मूवमेंट करता है, और वो सारे ट्रैकिया एक सिंक्रोनाइज कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं, सारे एक ही डायरेक्शन में मूव होंगे फिर इस तरफ। तो जो भी डस्ट पार्टिकल है उसको रिमूव करने में हेल्प करता है, वो यहाँ लिखा हुआ है, दे हेल्प अस इन रिमूविंग द डस्ट पार्टिकल एंड सम ऑफ द फॉरेन सब्सटेंस इनहेल अलॉन्ग विद द एटमॉस्फेरिक एयर। याद रहेगा, यानी कि क्यों ट्रैकिया में जो सीलियरी मूवमेंट होती है, दैट एग्जाम्पल ऑफ सीलियरी मूवमेंट। दूसरा एग्जाम्पल है, इट इज़, देखिए पहला एग्जाम्पल यहाँ पे ये हो गया ट्रैकिया, एंड अनदर एग्जाम्पल पैसेज ऑफ ओवा थ्रू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इज ऑल्सो फैसिलिटेटेड बाय द सीलियरी मूवमेंट, ठीक है ना। कि तो ओवरी से जो ओवा निकलता है उस ओवा को फेलोपियन ट्यूब में, ये आप 12th में जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये थोड़ा अच्छे से क्लियर होगा, और जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो ये ऑलरेडी पता ही होगा बच्चों को। तो फेलोपियन ट्यूब में भी सीलिया होते हैं, मतलब मैं ये ऐसा बोलूँगी, ये सीलिया हैं छोटे 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 छोटे, ये क्या करते हैं, कोई चीज़ है तो ये सीलिया आगे की तरफ उसको पुश करते हैं, इनका पुश करने का, पुश फॉरवर्ड, है ना, ऐसा करने का काम होता है, चीज़ों को आगे सरकाने का काम करते हैं, क्लियर है। तो ये हो गया सीलियरी। नाउ द थर्ड वन इज वन विच इज़ दी मस्कुलर मूवमेंट, ओके, मस्कुलर मूवमेंट। सो मूवमेंट ऑफ आर लिम, जॉज, टंग्स, दे ऑल आर मस्कुलर। तो यहाँ पे मसल्स इन्वॉल्व है। The contractile property of muscles are effectively used for locomotion and other movement by human being and majority of multicellular organisms, ठीक है ना। तो ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी है मसल्स की कि उसमें कॉन्ट्रैक्शन का पावर होता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, रिलैक्स कर सकती है, इसी वजह से इफ आई एम शोइंग दिस मूवमेंट, मेरे हैंड्स मूव कर रहे हैं, इट्स बिकॉज ऑफ मस्कुलर मूवमेंट, राइट, ओके। सो लोकोमोशन रिक्वायर्स अ परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ मस्कुलर। अब लोकोमोशन के लिए अगर आप ये बोलेंगे कि ओके मैम ठीक है, देन लोकोमोशन इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ मस्कुलर मूवमेंट, नो बेटा, लोकोमोशन के लिए वी नीड द न्यूरल सिस्टम, हमारा नर्वस भी हमको इंस्ट्रक्शन देना चाहिए, मेरा स्केलेटल जो है, मेरा बोन भी तो मूवमेंट कर रहा है, और मसल्स मेरे बोन को मूव करवा रही है। तो यहाँ पे मस्कुलर, स्केलेटल एंड न्यूरल तीनों सिस्टम का एक कोऑर्डिनेटेड वे में, एक कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, तब जाकर वो लोकोमोशन होता है। सो इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ मसल्स, देयर स्ट्रक्चर, मैकेनिज्म ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्शन एंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्केलेटल सिस्टम, उसको हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, राइट। सो वेरी इंटरेस्टिंग में, चलिए पहले ले लेते हैं मसल्स के बारे में देखते हैं। सो यू हैव स्टडीड इन चैप्टर 8 दैट द सीलिया एंड फ्लैजिला आर द आउटग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ओके बेटा, सेल मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन से ही ये सीलिया एंड फ्लैजिला बनते हैं। फ्लैजिलर मूवमेंट्स हेल्प इन स्विमिंग ऑफ द स्पर्मेटोजोआ, जो स्पर्म होता है उसके नीचे जो ये रहता है, इट इज़ फ्लैजिला। मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट इन द कैनाल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जेस, ये एग्जाम्पल्स वेरी इंपॉर्टेंट है ना, एग्जाम्पल्स ये याद रखना है, ओके। एंड लोकोमोशन इन प्रोटोजोन्स लाइक यूग्लिना, इन सब के पास क्या होता है, फ्लैजिला होता है। तो ये देश होती फ्लैजिलर मूवमेंट, क्या क्या है, 3 है, स्पर्मेटोजोआ स्विमिंग के लिए, स्पॉन्जेस जो है कैनाल सिस्टम, उसमें मतलब जो वाटर करंट फ्लो हो रहा है, मेंटेन हो रहा है बिकॉज ऑफ फ्लैजिला, एंड द थर्ड वन इज प्रोटोजोन्स लाइक फॉर एग्जांपल यूग्लिना, जहाँ पे भी लोकोमोशन फ्लैजिला के थ्रू हो रहा है। मसल इज अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑफ मीजोडर्मल ओरिजिन। वन मोर क्वेश्चन इज अराइजिंग फ्रॉम देयर कि मसल्स किससे ओरिजिनेट, याद रखना, एम फॉर मसल, एम फॉर मीजोडर्म, तो थोड़ा सा कनेक्ट याद रहेगा। About 40 to 50% of body weight of human adult is contributed by muscles। ये आपको स्टेटमेंट में क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बताइए मसल्स के बारे में। तो याद रखना ये परसेंटेज चेंज कर देगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो 40 to 50% जो है वेट हमारा मसल्स की वजह से होता है। दे हैव स्पेशल प्रॉपर्टीज लाइक एक्साइटेबिलिटी। अभी प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे भी क्या करेगा, प्रॉपर्टीज़ को डिफरेंट कर देगा, इन की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी या अनकॉन्ट्रैक्टिबिलिटी लिख दिया, एंड यू गेट कंफ्यूज। एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी, ये 4 मसल्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्टेटमेंट में बन रहा है क्वेश्चन, है ना। तो
मसल्स हैव बीन क्लासिफाइड यूजिंग डिफरेंट क्राइटेरिया लाइक लोकेशन के बेस पे, अपीयरेंस, नेचर ऑफ रेगुलेशन ऑफ देयर एक्टिविटीज। बेस्ड ऑन देयर लोकेशन 3 टाइप ऑफ मसल्स आर आइडेंटिफाइड। अब मसल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, स्केलेटल, विसरल एंड कार्डियक मसल। तो चलिए सबसे पहले लेते हैं स्केलेटल मसल्स, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे अगर टैबुलर फॉर्म में हम बात करें तो मैं देखिए यहाँ पे ले लेती हूँ स्केलेटल, देन विसरल। विसरल को हम एक दूसरा नाम भी बोलते हैं, वी यूज टू कॉल इट स्मूथ मसल, एंड द थर्ड वन इज कार्डियक मसल, ठीक है। ओके, क्लियर है। नाउ स्केलेटल मसल दे आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द स्केलेटल कंपोनेंट। सिंपल सी मीनिंग समझ आ रही है, जो हमारे बोन से स्केलेटल कंपोनेंट से रिलेटेड है, दैट इज कॉल्ड स्केलेटल मसल, जो बोन के पास की मसल्स हैं। दे हैव अ स्ट्राइप अपीयरेंस, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्राइटेड मसल्स। स्ट्राइटेड मसल्स, इसको हम बोलते हैं नॉन स्ट्राइटेड मसल्स। इसमें क्या बोलते हैं, नॉन स्ट्राइटेड मसल्स, याद रखना है ना। अब स्ट्राइटेड अपीयरेंस का मतलब क्या होता है, तो लेट मी टेल यू स्ट्राइटेड अपीयरेंस कैसा होता है। मैं यहाँ पे एक ड्रॉ कर देती हूँ आपको डायग्राम। इट इज स्ट्राइटेड अपीयरेंस, एक तरफ डार्क बैंड फिर लाइट बैंड, बीच में लाइट हो गया, फिर अगेन डार्क, फिर अगेन डार्क, फिर अगेन डार्क, है ना। डार्क लाइट, डार्क लाइट, डार्क लाइट, तो स्ट्रेशन सा बन जाता है, दैट इज स्ट्राइटेड अपीयरेंस अंडर द माइक्रोस्कोप एंड हेंस आर कॉल्ड स्ट्राइटेड मसल्स एज देयर एक्टिविटीज आर अंडर द वॉलेंट्री कंट्रोल। अब दूसरा होता है, तो पहला तो ये हो गया कि दे आर स्ट्राइशन प्रेजेंट होता है। दूसरा क्या होती है, ये वॉलेंट्री मसल्स होती है। भाई आपको जब चलना है आप तभी चलेंगे, आपकी विल पावर है, आपको नहीं चलना तो आप नहीं चलेंगे, इट्स अंडर कंट्रोल, दैट इज वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। दे आर नोन एज वॉलेंट्री मसल्स। दे आर प्राइमरली इन्वॉल्व इन लोकोमोशन, एक्शन, चेंज ऑफ बॉडी पोस्चर, लोकोमोशन में ये यूज होती है, तो इट इज लोकोमोशन। ओके, ठीक है। दूसरी एक और चीज़ मैं इसके साथ ही इसके डायग्राम में बता देती हूँ, जो यहाँ पे नहीं बताई है, तो वो मैं यहाँ पे बता देती हूँ आप लोगों को। लेट मी टेल यू, अगर मैं इसका डायग्राम और 2-3 मसल्स और बना दूँ लाइक दिस, है ना, 2-3 मसल्स और बना दूँ, तो इसमें क्या होती है, मल्टी न्यूक्लिएट होता है, एक में ही 2 से ज़्यादा न्यूक्लियस होता है, लाइक दिस, सो इट इज़ मल्टी न्यूक्लिएट, ये भी ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। आगे बात करते हैं ना, विसरल मसल्स की बात करते हैं। दे आर लोकेटेड अ विसरल ऑर्गन, डू यू नो द विसरल ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन की बात करते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर के ऑर्गन होते हैं उनको हम बोलते हैं विसरल ऑर्गन या इंटरनल ऑर्गन, जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है। सो दे आर लोकेटेड इन द इनर वॉल ऑफ हॉलो विसरल ऑर्गन ऑफ बॉडी लाइक द एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, यू कैन से लंग्स का, स्टोमक, ना, एवरीथिंग। दे डू नॉट एग्जिबिट एनी स्ट्रेशन एंड आर स्मूथ इन अपीयरेंस। तो अगर मैं इनका डायग्राम बनाऊँ तो ये कैसी होती है, ये एक तो ध्यान रखना ये स्पिंडल शेप होती है। एक और शेप का और लिख देती हूँ, यहाँ पे कैसी है, सिलेंड्रिकल, और इधर क्या है, स्पिंडल, और सिंगल ऐसे रहेगा न्यूक्लियस लाइक दिस, ठीक है। ओके, कोई स्ट्रेशन नहीं होता है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो स्ट्रेशन इज एब्सेंट, ठीक है, राइट। दे डू नॉट शो एंड आर स्मूथ इन अपीयरेंस, बहुत स्मूथ है इसलिए हम इसको स्मूथ मसल्स, सो हैंस दे आर कॉल्ड द स्मूथ मसल, नॉन स्ट्राइटेड मसल्स। Their activities are not under the voluntary control of nervous system and therefore known as the involuntary। तो यहाँ पे याद रखिए ये कैसी है, it is involuntary। अब भाई अंदर अगर आपने खाना खाया, यहाँ एलिमेंट्री कैनाल में वो अंदर अपने आप जा रहा है, यू हैव नो कंट्रोल, समझे। मस्कुलर मूवमेंट है, स्मूथ मसल्स होती है हमारी एलिमेंट्री कैनाल में, सर्कुलर स्मूथ मसल्स होती है, वैसे ऐसे ऐसे कंट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट करती है, जिसकी वजह से खाना आगे सरकता है, तो ये इनवॉलेंट्री, वी हैव नो कंट्रोल ओवर इट, ठीक है बेटा। देयर एक्टिविटीज नाउ they assist for example in transportation of food through the digestive tract, gametes to the genital tract। ये सब इसके एग्जाम्पल है जो आपको याद रखने, 2 एग्जाम्पल यहाँ पे दे दिए हैं आपको, ठीक है ना। और यहाँ पे मतलब वही इंटरनल ऑर्गन में ये प्रेजेंट होती है, इंटरनल ऑर्गन में दिस इज यूनी न्यूक्लिएट, तो आई एम हेयर राइटिंग यूनी न्यूक्लिएट, समझ आया। चलिए अब बात करते हैं, एज द नेम सजेस्ट, कार्डियक मसल्स। दे आर द मसल्स ऑफ हार्ट, मैनी कार्डियक मसल्स असेंबल इन द ब्रांचिंग पैटर्न टू फॉर्म अ कार्डियक मसल्स। अब देखिए ये कैसे होती है, ब्रांचिंग पैटर्न बनाती है, तो मतलब क्या कि एक मसल है कार्डियक मसल और ये सिलेंड्रिकल शेप होती है, इसी से ही दूसरी मसल भी अराइज हो रही है, इट इज लाइक दिस, है ना, कुछ इस तरह से, और इसके पास स्ट्राइशन प्रेजेंट होता है,
लाइक दिस। स्ट्राइशन भी प्रेजेंट होता है। इट इज़ यूनिन्यूक्लिएट, एक एक न्यूक्लियस ही होता है, ठीक है ना बेटा। तो चलिए थोड़ा सा और इसका देखते हैं। तो वो वही बोल रहा है, दे आर द मसल्स ब्रांचिंग पैटर्न टू फॉर्म अ कार्डियक मसल बेस्ड ऑन द अपीयरेंस। कार्डियक मसल्स आर स्ट्राइटेड एज आई टोल्ड यू, दे आर इनवॉलेंट्री इन नेचर, है ना। कार्डियक मसल्स हमारा कोई कंट्रोल नहीं है हार्ट के ऊपर, एज द नर्वस सिस्टम डजंट कंट्रोल देयर एक्टिविटीज़ डायरेक्टली। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ स्ट्राइशन प्रेजेंट है, वॉलेंट्री क्या है, ये क्या है इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और क्या है कार्डियक एक्टिविटी, मतलब हार्ट में होती है, कैसी है यूनिन्यूक्लिएट है। ओके ओके, 1 मिनट, यूनिन्यूक्लिएट। नेक्स्ट इज कैसी है सिलेंड्रिकल। समझ आया। एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, इट इज़ जहाँ पे ये जॉइन हो रहा है ना, ये जॉइंट आ रहा है, ये जॉइंट, वहाँ पे एक और डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है लाइक दिस, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, इट इज़ इंटरकैलेटेड डिस्क। जॉइंट पे होती है और ये स्पेशल फीचर है कार्डियक मसल्स का, यहाँ पे बताया नहीं है, आई एम जस्ट टेलिंग यू। समझ आया। ओके, आगे बात करते हैं। नाउ let us examine a skeletal muscles in detail to understand the structure mechanism of contraction. Each is organized, अब skeletal muscle को और डिटेल में देख रहे हैं। In our body is made up of a number of muscle bundle and fascicles. तो याद रखना मसल बंडल के बनी होती है। एक मसल, मतलब एक मसल लिया, उसको अगर मैंने देखा तो उसके अंदर बहुत सारे बंडल्स होते हैं जिनको हम मसल बंडल या fascicles बोलते हैं। They are held together by a common collagenous connective tissue layer called the fascia. ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये देखिए, ये एक मसल है जिसमें बहुत सारे ये मसल बंडल है। इसको मैं अगर यहाँ पे और थोड़ा सा दिखाना चाहूँ तो देखिए, मैंने क्रॉस सेक्शन ले लिया है। तो ये मेरे पास एक मसल है, इस मसल के अंदर बहुत सारे मसल बंडल है, ठीक है। ये वाले ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये जो दिख रहे हैं इंडिविजुअल, तो ये क्या है, दिस इज दी मसल बंडल, या फिर मैं इसको दूसरा नाम क्या बोल सकती हूँ, इट इज़ fascicles, ठीक है ना। दो fascicles एक दूसरे से ना कनेक्टेड होते हैं, किसके थ्रू, इस स्ट्रक्चर के थ्रू, जिसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल्ड इट फैसिया, जो कैसका बना होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कोलाजिनस कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्ट कर रहा है। तो याद रखना, ये बहुत क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है ना, फंसा सकता है। कनेक्टिव टिश्यू, फैसिया किसका बना है, कोलाजिनस कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ तक क्लियर है ना। ईच मसल बंडल कंटेन अ नंबर ऑफ मसल फाइबर। अब इसके अंदर बहुत सारे मसल फाइबर प्रेजेंट होते हैं, लाइक दिस आई एम ड्राइंग, है ना। हर मसल बंडल के अंदर बहुत सारे मसल फाइबर होते हैं। तो यहाँ पे भी ये देखिए, हर मसल बंडल के अंदर बहुत सारे मसल फाइबर, जिनको हम मसल सेल भी बोलते हैं, ये भी याद रखना, मसल सेल भी बोलते हैं, ठीक है। और बीच बीच में आपको यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज भी मिल जाएगी, यू विल गेट दी ब्लड कैपिलरीज, ऑब्वियसली ब्लड कैपिलरीज तो होंगी। हर मसल फाइबर के चारों तरफ की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पर सार्कोलिमा। क्या बोलते हैं, सार्कोलिमा। तो देखिए वो यहाँ पे बात कर रहा है। एक और चीज़ ध्यान में रखना, जब भी किसी आउटर कवरिंग होती है, लाइक दिस वन कवरिंग, लाइक दिस वन कवरिंग, हमेशा ये ना ध्यान में रखना, इट ऑलवेज मेड अप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। क्योंकि ये आउटर मोस्ट कवरिंग है, इट शुड बी टफ, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, तो इट इज़ ऑलवेज फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज़ की बनी होती है, ये ध्यान में रखना थोड़ा सा। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। ईच मसल फाइबर, यानी कि किसकी बात कर रहा है, ये एक मसल फाइबर को, और दिस इज व्हाट, मसल फाइबर या मसल सेल, इसको और थोड़ा एलैबोरेट करके बात कर रहा है। तो वो बोल रहा है ईच मसल फाइबर इज लाइन बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट सार्कोलिमा, एंड क्लोजिंग इसके अंदर के साइटोप्लाज्म को हम क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्म, ठीक है ना। नाउ मसल फाइबर इज अ सिनकाइटियम। सिनकाइटियम का मतलब क्या होता है, अगर आपको याद हो, मैनी न्यूक्लियाई, ठीक है, ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एज द सार्कोप्लाज्म कंटेन मैनी न्यूक्लियाई, ठीक है। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द मसल फाइबर इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन। तो कहाँ पे होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम आयन होता है। A characteristic feature of muscle fiber is the presence of a large number of parallel arranged filament in the sarcoplasm called the myofilament or myofibril. So let me draw you, ये actually होता कैसे, it is like this। अगर मैं एक मसल फाइबर की स्ट्रक्चर बनाऊं तो it is present like this।
ये कुछ इस तरह का रहता है। तो ये क्या हो गया, इट इज सार्कोलीमा। ठीक है, ये पूरा इसके अंदर जो है इट इज सार्कोप्लाज्म। और अब देखिए इसके अंदर ऐसे पैरेलली अरेंज ये प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। इनको हम क्या बोलेंगे, पैरेलली अरेंज मायोफाइब्रिल या मायोफिलामेंट। तो मैं सिर्फ मायोफाइब्रिल लिख देती हूँ। और इसमें स्ट्रेशन प्रेजेंट है, यानी कि क्या, ऐसे डार्क लाइट, डार्क लाइट, डार्क लाइट, अगेन डार्क लाइट, डार्क लाइट, डार्क लाइट, लाइक दिस स्ट्रेशन इज प्रेजेंट। इसी के अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसके पास कैल्शियम होता है। समझ में आया? सो ईच मायोफाइब्रिल, अब ये मायोफाइब्रिल को बात कर रहा है, इसको और डिटेल में बात कर रहा है। सो ईच मायोफाइब्रिल हैज ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड ऑन इट. A detailed study of microfibril has established that the striated appearance is due to the distribution pattern of two important protein, actin and myosin. तो ये डार्क और लाइट, डार्क लाइट आ रहा है, इट्स बिकॉज ऑफ टू प्रोटीन। ध्यान रखना, दो प्रोटीन हैं, कौन कौन से हैं, एक्टिन एंड मायोसिन। ठीक है, द लाइट बैंड कंटेन एक्टिन एंड इज कॉल्ड आई बैंड और आइसोट्रॉपिक। ये ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ याद रखना। जो लाइट बैंड है उसमें एक्टिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसको हम आई बैंड या आइसोट्रॉपिक बैंड बोलते हैं। वेयर इज द डार्क बैंड, तो मैं मतलब यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि देखिए स्ट्राइशन जो है इसमें दो बैंड होते हैं, एक होता है लाइट और एक होता है डार्क बैंड। लाइट होता है इट्स बिकॉज ऑफ एक्टिन एंड डार्क इज बिकॉज ऑफ मायोसिन। ठीक है ना। लाइट बैंड को हम दूसरा नाम भी बोलते हैं आई बैंड या फिर आइसोट्रॉपिक, और इसको हम बोलते हैं, मायोसिन को क्या बोलते हैं, ए बैंड या फिर हम क्या बोलते हैं, एन आइसोट्रॉपिक। क्लियर है ना। वेयर इज अ डार्क बैंड कॉल्ड द ए और एन आइसोट्रॉपिक बैंड। तो समझ रहे हो ना, इस चीज को हम और इलैबोरेट करके देख रहे हैं। ओके, सो मायोसिन, both the protein are arranged as a rod like structure parallel to each other and also to the longitudinal axis of myofibril. ठीक है, मतलब क्या कि अगर अभी तो हमको ऐसे कुछ दिखाई दे रहा है कि ऐसा डार्क लाइट, बट जब हम इसको और इलैबोरेट करके देखते हैं ना, तो क्या होता है, ये लाइट बैंड है, फिर डार्क बैंड है, लाइट बैंड है, डार्क बैंड है, तो क्या है, दे ऑल आर पैरेलल। और जब पूरा मायोफाइब्रिल देखोगे तो उसके हिसाब से क्या होगा, ये क्या होगा, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस में प्रेजेंट होगा, है ना। वही ये बोल रहा है, समझे। नाउ एक्टिन फिलामेंट आर थिनर, लाइट है, एक्टिन फिलामेंट आर थिनर एज कंपेयर टू मायोसिन फिलामेंट, हैंस आर कॉमनली कॉल्ड थिन एंड थिक फिलामेंट रेस्पेक्टिवली। समझ आया? Now in the center of each eye band is an elastic fiber called the Z line which bisect it. अब मैं इसको ना इसी डायग्राम में आपको समझा देती हूँ, यहाँ पे बहुत अच्छे से ही बना हुआ है डायग्राम, ज़रूरत नहीं है दूसरा बनाने की। तो देखिए हर आई बैंड जो है, तो देखिए ये एक्चुअली है ना पूरा है, मतलब इट इज़ लाइक दिस, आप ऐसे समझो, दिस इज कंप्लीट, आप ऐसा लो इसको। इसका जो मिड पॉइंट है उसको हम क्या बोल रहे हैं, वी आर कॉलिंग इट Z line which bisect it. Z line which bisect it. यहाँ पे ना कुछ अलग दिखा रखा है, इट शुड बी लाइक दिस, है ना। अगर मैं ऐसा दूँ तो ये जो पूरा आई बैंड है इसका जो मिडिल पॉइंट है विच इज़ कॉल्ड दी Z line, जो उसको बाइसेक्ट कर रहा है। नाउ देन द थिन फाइबर आर फर्मली अटैच्ड टू Z line. The thick filament in the A band is also held together in the middle of this band by a thin fibrous membrane called the M line. अब वो क्या बोल रहा है कि जो थिक फिलामेंट है, ये थिक फिलामेंट है, इसमें भी मिडिल में एक लाइन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल्ड इट दी M line. यहाँ पे नहीं मेंशन कर रखा है, ठीक है। नाउ A and I bands are arranged alternately throughout the length of the myofibril, the portion of myofibril between two successive Z line. अब ऐसे ही I band जो है वो यहाँ पे भी है, तो दो सक्सेसिव Z line के बीच के इसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल्ड इट सार्कोमियर। ये एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है एक मायोफाइब्रिल की। ओके,
समझ आ रहा है ना यहाँ तक? सो द पोर्शन ऑफ मायोफाइब्रिल बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइट्स कंसिडर एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड इज कॉल्ड द सार्कोमियर। ये ध्यान रखना, आपको ना क्वेश्चन ही ऐसा आ सकता है, व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन? इट इज कॉल्ड द सार्कोमियर, इट इज कॉल्ड द सार्कोमियर, याद में रखना। इन अ रेस्टिंग स्टेट, अब स्ट्रक्चर समझ में आया? ओके ठीक है, एक और चीज़ लेट मी टेल यू, 1 मिनट, ये हो गई मेरी एम लाइन। ओके अब देखिए, चलिए मेरे रीड करते हैं। इन द रेस्टिंग स्टेट द एजेस ऑफ थिन फिलामेंट ऑन ईदर साइड ऑफ द थिक फिलामेंट पार्शली ओवरलैप द free ends of thick filament, leaving the central part of the thick filament. This central part of the thick filament not overlapped by the thin filament is called the H zone. समझ में आया क्या बोल रहा है वो? कि जब ये रेस्टिंग फेज में, जब इसमें कोई कंट्रैक्शन नहीं हो रहा है, जो थिक फिलामेंट मतलब कि जो ए बैंड है, ए बैंड कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से यहाँ तक है, थिक वाला, है ना। इस ए बैंड का कुछ पार्ट तो क्या हो रहा है? आई बैंड के साथ ओवरलैप कर रहा है, देखिए ओवरलैप कर रहा है, सब एक दूसरे को ओवर, बट कुछ पोर्शन जो है जो ओवरलैप नहीं हो रहा है, एंड द पोर्शन विच इज़ नॉट ओवरलैप इज कॉल्ड द एच जोन, इज कॉल्ड द एच जोन। समझ में आया ये वाली चीज़? चलिए आगे देखिए, मैंने क्या बोला ओवरऑल ध्यान में रखिए। एक होता है आई बैंड, दिस वन इज आई बैंड, ये पूरा आई बैंड है, यहाँ से यहाँ तक का ओवरलैप जो है उसको हम कंसिडर नहीं करें, मतलब जो ओवरलैप नहीं हुआ है, दिस इज कॉल्ड द आई बैंड। ये ध्यान में रखना, जो ओवरलैप नहीं है दिस इज कॉल्ड द आई बैंड। एक्टिन का वो पार्ट जो ओवरलैप नहीं है दैट इज कॉल्ड द आई बैंड, जिसका मिडिल पार्ट इज कॉल्ड द जेड लाइन। और ए बैंड क्या है? फुल मायोसिन बैंड, फुल थिक फिलामेंट इज ए बैंड, जिसका मिडिल लाइन इज एम लाइन। और रेस्टिंग फेज में द पोर्शन विच इज नॉट ओवरलैप, ए बैंड का द पोर्शन विच इज नॉट ओवरलैप इज कॉल्ड द एच जोन। एक जेड लाइन से दूसरी जेड लाइन की पूरी यूनिट को हम क्या बोलते हैं? सार्कोमियर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ओके तो यहाँ तक क्लियर है, राइट? तो चले आगे, या फिर हम इसको नेक्स्ट क्लास में समझते हैं, मुझे लगता है कि ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये वाला ना हम बीच में स्किप नहीं कर पाएंगे। ओके ठीक है, यहीं पे ही इसको स्टॉप करते हैं लेक्चर को। यहाँ तक का अच्छे से समझ में आना चाहिए आपको। आगे वो एक्टिन और मायोसिन की स्ट्रक्चर को हम समझेंगे, और फिर हम देखेंगे कि मैकेनिज्म की काम कैसे करता है, कैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, या ये काम कैसे कर रहा है। नेक्स्ट क्लास में पूरा मैकेनिज्म हम समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक पढ़ना इसे अच्छे से, और नेक्स्ट क्लास के लिए वेट करिए। मोस्ट प्रोबेबली टुमारो आई विल पोस्ट द नेक्स्ट लेक्चर। ओके बाय बाय, टेक केयर।